नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकी एवं वातावरण की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी की कि हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी होती क्या है। सो ऑल द ट्रेट्स दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। इट इज समथिंग अ पर्सन इज बॉर्न विद। तो मतलब कि वो सभी गुण, वो सभी ट्रेड्स जिनके साथ कि एक बच्चा पैदा होता है और ये सभी ट्रेड्स उसको उसके माता-पिता से विरासत में मिले होते हैं, तो उन सभी ट्रेड्स को, उन सभी गुणों को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो सभी ट्रेड्स हैं, वो सभी गुण हैं, जो कि किसी बच्चे को उसके माता-पिता से विरासत में मिलते हैं, जिनको कि वो इनहेरिट करता है। We can also define heredity as transmission of genetic traits from parents to their child। तो हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक ट्रेट्स का ट्रांसमिशन है, ठीक है, मतलब कि माता पिता से बच्चों में जेनेटिक ट्रेट्स का जो ट्रांसमिशन है उसको हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। इसमें हमारे आंखों का कलर, बालों का कलर, बॉडी टाइप, हाइट, स्किन कलर, ये सभी चीजें आपकी हेरिडिटी में शामिल होती है। अब आपने बहुत बार ये चीज नोटिस की होगी कि जैसी हाइट हमारे पेरेंट्स की होती है वैसी ही हाइट हमारी होती है। जैसे कलर उनके बालों का होता है, सिमिलर वैसा ही कलर हमारे बालों का होता है। तो ये सभी चीजें क्या है? हेरिडिटी की वजह से होती हैं। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि हमें अपने माता पिता से विरासत के रूप में मिले होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आंखों का कलर, बालों का कलर, बॉडी टाइप, हाइट, स्किन कलर, ये सभी चीजें हेरिडिटी में आती हैं। इसी के साथ अब हम हेरिडिटी की एक डेफिनेशन को देख लेते हैं जो कि पीटरसन के द्वारा दी गई है। सो अकॉर्डिंग टू पीटरसन, heredity may be defined as what one gets from his ancestral stock through his parents. This include nature, character traits, looks, intelligence and cognitive skills। तो पीटरसन के अनुसार जो हेरिडिटी है उसमें वो सभी चीजें आ जाती है जो कि किसी इंडिविजुअल को उसके एंसेस्ट्रल स्टॉक में से उसके पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। तो आपको याद रखना है कि पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को जो भी चीजें मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। इसमें हमारा नेचर, कैरेक्टर ट्रेट्स, लुक्स, इंटेलिजेंस और कोग्निटिव स्किल्स, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो ट्रेड्स हैं ये बच्चों में जीन्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ट्रेड्स हैं वो कैसे बच्चों में जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जीन्स के थ्रू बच्चों में जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि वो कौन से ट्रेड्स हैं, वो कौन से गुण हैं जो कि एक बच्चे को उनके माता-पिता से मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास फिजिकल ट्रेड्स। जो फिजिकल ट्रेड्स होते हैं इसमें हमारी आँखों का कलर, बालों का कलर, हमारा बॉडी का टाइप, हाइट, ये सभी चीज़ें फिजिकल ट्रेड्स में आ जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेंटल ट्रेड्स। तो मेंटल ट्रेड्स यानी मानसिक गुण। इसमें आपका आईक्यू, इंटेलिजेंस, ये सभी शामिल है। इसके बाद आ जाता है टेम्परामेंट। जो टेम्परामेंट है इसमें इंडिविजुअल का स्वभाव आ जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे पेरेंट्स जिनमें किसी को गुस्सा आता है, तो कई बार ये ट्रेट क्या है बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव भी उनके माता पिता की तरह होता है। और इसके अलावा जो इन्नेट रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी आपके हेरिडिटी की वजह से होते हैं। अब यदि हम इसे सम अप करें और एक लाइन में कहें तो जो हेरिडिटी है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर पेरेंट्स के थ्रू उनके जो गुण हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू जीन्स। यानी जीन्स के माध्यम से जो गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी के साथ आपको हेरिडिटी के बारे में याद रखना है कि जो हेरिडिटी है वो एक स्टैटिक फैक्टर है, यानी ये फिक्स्ड रहती है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें हमें पीछे से मिली हुई है हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल फिक्स होती है क्योंकि हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारी आंखों का कलर है, ऐसा तो नहीं है कि हम इसको चेंज कर सके, या फिर हमारा जो स्किन का कलर है हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है कि ये फिक्स होती है। इसी के साथ हेरिडिटी के बारे में आपको याद रखना है कि जो फादर ऑफ हेरिडिटी है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, वो है ग्रेगर मेंडल। जो ग्रेगर मेंडल है इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसी के साथ यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जो जेनेटिक्स है इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेगर मेंडल है यानी जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उन्होंने किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने एक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी की। तो हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल होती है उनमें एग होते हैं और जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म होते हैं।
और जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो तब जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट है एक तरल पदार्थ का बना होता है जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपको याद रखना है कि इसका एक न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो क्रोमोसोम्स है वो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आपके 23 होते हैं। इसमें जो 22 पेयर्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो एक पेयर बच जाता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि बच्चे की सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और जो जीन्स होते हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो जीन्स है वो क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, क्योंकि जो जीन्स हैं इन्हीं से क्या है हम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, उनके गुण हमें दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जीन्स है वो आपके क्रोमोसोम्स में होते हैं। और इन्हीं के ट्रांसमिशन से क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन ये देखा जाता है कि जो गुण है उनके माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होते रहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो जीन्स हैं उन्हें हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो टोटल पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो 23 होते हैं। और इसमें से 22 पेयर होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो एक पेयर होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम है ये बच्चे की सेक्स को तय करता है कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो हम जानते हैं कि जो फीमेल होती है उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो मेल होते हैं उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो तब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है। और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो तब बॉय पैदा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो फीमेल होती है उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो मेल होते हैं उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जब एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं तो तब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है। और जब एक्स और वाई आपस में मिलते हैं तो तब वाई पैदा होता है। ये तो हमने बात कर ली हेरिडिटी की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। तो जो एनवायरनमेंट है हम कह सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग। मतलब कि हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं जो कि हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम एनवायरनमेंट शब्द की ओरिजिन की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो एनवायरनमेंट शब्द है इसे फ्रेंच शब्द एनवायरनिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भी चीजें हमारी सराउंडिंग में होती है, हमारे चारों ओर जो भी चीजें होती हैं जो कि हमें हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब यदि हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिसबर्ड की। सो अकॉर्डिंग टू गिसबर्ड, environment is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it। तो गिस वर्ड के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट के इमीडिएट सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जो भी चीजें होती हैं और ये चीजें उस ऑब्जेक्ट को क्या है, इन्फ्लुएंस करती है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेएस रॉस की कि इनका एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना है। सो अकॉर्डिंग टू जेएस रॉस, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। तो जेएस रॉस के अनुसार जो एनवायरनमेंट है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक बाह्य फोर्स है, जो कि इंडिविजुअल को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जो भी चीजें एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है, उसको प्रभावित करती है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब जो एनवायरनमेंट है इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है वो कंसेप्शन से ही देखने को मिल जाता है। ठीक है। मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय के दौरान माँ क्या सोचती है, माँ क्या खाती है, हर चीज का प्रभाव बच्चे पर देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जो एनवायरनमेंट है इसका प्रभाव बच्चे पर कंसेप्शन से दिखना शुरू हो जाता है। माँ की फिजिकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी इमोशनल कंडीशन, हर चीज बच्चे को प्रभावित करती है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसकी जो सराउंडिंग में चीजें हो रही होती हैं, जो भी चीजें हैं, ये सभी भी उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। तो आपको याद रखना है कि एक इंडिविजुअल के चारों ओर जो भी चीजें होती हैं जो कि उसको प्रभावित करती हैं, उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे। और आपको याद रखना है कि जो एनवायरनमेंट है वो परिवर्तनशील है, यानी डायनामिक है। अब ऐसा नहीं है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज नहीं आता है, उसमें क्या है, बदलाव आता रहता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो परिवर्तनशील है।
तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेचर नर्चर डिबेट की। तो जो नेचर नर्चर डिबेट है आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में है। यहाँ पर जो नेचर है वो आपकी हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी है, और जो नर्चर है वो आपका एनवायरनमेंट है यानी आपका वातावरण है। जो नेचर है यहाँ पर देखा जाता है कि कैसे जो जेनेटिक्स है वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। मतलब कि वो सभी ट्रेड्स, वो सभी गुण जो कि एक बच्चे को उनके माता पिता से मिले हैं, कैसे वो गुण उस बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, उस चीज को हम नेचर में स्टडी करते हैं। दूसरी ओर जो नर्चर है, ये सभी में क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग आ जाती है। मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहा है उसने बच्चे की डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव डाला है, ठीक है, उसको कैसे प्रभावित किया है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है, उसको हम एनवायरनमेंट में यानी नर्चर में स्टडी करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी बात होती है नेचर नर्चर डिबेट की, तो यहाँ पर जो नेचर है उसमें बात होती है कि कैसे जो जेनेटिक्स है, कैसे जो हेरिडिटी है, कैसे वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। और दूसरी ओर जो नर्चर है, ये इस चीज पर बात करता है कि कैसे जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि वो एनवायरनमेंट जिसमें कि बच्चा बड़ा हुआ है, जहाँ पर उसकी परवरिश हुई है, कैसे वो उस बच्चे को प्रभावित करता है, इस चीज की बात होती है आपकी नर्चर में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेचर नर्चर है, इसमें नेचर क्या है और नर्चर क्या है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो नेचर है ये आपकी हेरिडिटी है, और जो नर्चर है आपका एनवायरनमेंट है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नेचर नर्चर डिबेट है वो किससे जुड़ी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी जो जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट है, इससे ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के नियमों की। तो जो हेरिडिटी के लॉज है, इसमें आपके पास 3 लॉ आ जाते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस यानी समानता के नियम की। जैसे कि इसके नाम में ही है सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस, मतलब कि जो बच्चे के माता पिता हैं और जो बच्चे हैं उनमें क्या है, समानता देखने को मिलती है, उनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है। मतलब कि इस लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। हम कह सकते हैं कि जैसे आप वैसे आपकी संतान, यानी लाइक बिगेट्स लाइक। मतलब कि यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होंगे, और यदि किसी के पेरेंट्स फेयर है तो उनके बच्चे भी फेयर ही होंगे, ठीक है। और यदि किसी के पेरेंट्स डार्क है तो उनके बच्चे भी डार्क ही होंगे, और यदि किसी के पेरेंट्स की हाइट काफी अच्छी है तो उनके बच्चों की हाइट भी वैसी ही होगी। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड रिजेम्बलेंस, ये कहता है कि पेरेंट्स से जो गुण है, ठीक है, जो ट्रेड्स है, वो बच्चों में एज इट इज ट्रांसफर होते हैं। मतलब कि जैसे वो गुण उनके पेरेंट्स में है वैसे ही वो गुण उनके बच्चों में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उनके पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं का नियम। तो जो विभिन्नता यानी वेरिएशन का नियम है, ये कहता है कि ये चीज जरूरी नहीं है कि जो बच्चे हैं वो उनकी माता पिता की तरह हो। मतलब कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें विभिन्नता देखने को मिल सकती है। तो जो लॉ ऑफ वेरिएशन है, ये कहता है कि बच्चों का उनके माता पिता की तरह होना जरूरी नहीं है, उनमें विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ रिग्रेशन। जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है, ये कहता है कि जो जीन्स का ट्रांसमिशन है, ठीक है, मतलब कि जो ट्रेड्स है जब वो ट्रांसमिट होते हैं तो वो एवरेज फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। अब यदि हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो जब ये गुण उनके बच्चों में ट्रांसमिट होगा तो ये क्या है, एक एवरेज फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। मतलब कि जो उनके बच्चे होंगे वो एवरेज से ज्यादा तो इंटेलिजेंट होंगे ही, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के बराबर ही हो, ठीक है। मतलब कि वो एवरेज से तो ज्यादा होंगे, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं होगी कि वो उनके पेरेंट्स के बराबर हो। और सिमिलरली यदि किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, मान लीजिए कि 6 फीट से ऊपर है, तो उनके जो बच्चों की हाइट है वो एवरेज से तो ऊपर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि सभी बच्चों की हाइट 6 फीट हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये लॉ कहती है कि जो गुणों का ट्रांसमिशन है वो कैसा होता है, एवरेज फॉर्म में होता है। इसी के साथ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो उनके पेरेंट्स से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है, उनके माता पिता से ज्यादा होती है। तो ये चीजें बोलती है कि जो गुणों का ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो कैसा होता है, एवरेज फॉर्म में होता है। मतलब कि जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि जो गुण है वो कैसे जाते हैं, एवरेज फॉर्म में जाते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जो लॉ ऑफ रिग्रेशन ये कहती है कि जो गुण है, ठीक है, जो ट्रेड्स हैं, वो एवरेज फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा दैट द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।